एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो है हमारा गवर्नर ऑफ स्टेट। हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे इस वीडियो में। स्टेट गवर्नमेंट में देखिए हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें जिनके बारे में पढ़ना है वो पहले हमारा गवर्नर और दूसरा है हमारा चीफ मिनिस्टर। देखिए मैं स्टेट ऑफ काउंसिल के बारे में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि स्टेट ऑफ काउंसिल इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है हमारे आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि उसका बिल्कुल सेम वर्किंग जो है वो हमारी सेंटर ऑफ जो काउंसिल कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, बिल्कुल सेम वर्किंग बिल्कुल वैसी है उसकी। ठीक है, काउंसिल ऑफ जो स्टेट्स पार्लियामेंट होती है, काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सेम वर्किंग वैसी है। तो अगर आपने वो पढ़ी है तो उसको बस जहाँ जहाँ सेंटर लिखा हुआ है वहाँ पर उसको आप स्टेट लिख दीजिए, बिल्कुल वही वर्किंग उसकी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पढ़ाऊँगा। देखिए आप अब स्टार्ट करते हैं गवर्नर के बारे में। तो जैसा कि आपने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा होगा मेरी वीडियोस में, यहाँ पर गवर्नर वही काम करता है। जैसे एक देश के लिए, कंट्री के लिए प्रेसिडेंट होता है, ऐसे ही एक स्टेट के लिए गवर्नर होता है। ठीक है, हमारी स्टेट के अंदर दो चीफ होते हैं, एक होता है हमारा गवर्नर, एक होता है हमारा चीफ मिनिस्टर। तो जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वो हमारा गवर्नर होता है, और जो ठीक है नॉमिनल हेड होता है, और एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है। ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं, नॉमिनल हेड और एक एग्जीक्यूटिव हेड। तो नॉमिनल हमारा गवर्नर होता है और एग्जीक्यूटिव हेड हमारा चीफ मिनिस्टर होता है। जैसे हमारे कंट्री में होता है, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है कि नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट, और एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, हमारा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब देखिए गवर्नर की बात करें तो हर स्टेट का अलग अलग गवर्नर होता है, क्योंकि अगर एक स्टेट्स हैं तो उनका एक गवर्नर होगा। ठीक है, जो अलग अलग पार्ट्स को अपॉइंट करता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखता है। और देखिए एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कंट्री में एक प्रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है, दो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। ऐसे ही एक स्टेट में एक गवर्नर हो सकता है, लेकिन जो एक गवर्नर है ना वो एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और सेकंड बात ये कि ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कई सारी चीज़ें होती हैं जो इसके अंडर पे आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की। तो देखिए जो गवर्नर है उसे कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति। हमारा राष्ट्रपति उसे चुनता है, ठीक, अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट हमारा अपॉइंट करता है गवर्नर को। इट मस्ट बी नोटेड दैट देयर इज नो बार ऑन री अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर आइदर इन द सेम स्टेट और अदर स्टेट। ठीक है, और देखिए ऐसी कोई रूल नहीं है हमारे किसी भी संविधान या हमारे लॉ में कि गवर्नर को उसी स्टेट का द्वारा गवर्नर नहीं बनाया जा सकता या फिर किसी और स्टेट का नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कोई भी बार नहीं है। अब क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशन में अगर आप देखें तो गवर्नर के लिए कुछ क्वालिफिकेशन बिल्कुल वही चाहिए होती है जो हमारी प्रेसिडेंट वगैरह के लिए चाहिए होती है। पहला तो हमारे इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर से ज़्यादा का वो होना चाहिए, कम से कम 35 ईयर, मतलब 35 ईयर्स का वो होना चाहिए। ही कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूजिंग द टेन्योर। ये तो नॉर्मली सबके लिए होता है कि वो इसके अलावा जब वो अपना गवर्नर बन जाए उसके बाद उसके पास कोई और पोस्ट नहीं होनी चाहिए। But if a person is a member of either house of the parliament or the legislature of any state is appointed as a governor। देखिए वो क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ है, हमारा मेंबर है किसी भी हाउस का, ठीक है, पार्लियामेंट का, और द लेजिस्लेचर ये लेजिस्लेचर जो असेंबली और काउंसिल है किसी स्टेट का, तो हम उसे गवर्नर बना सकते हैं। ठीक है, ही विल सीज टू ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर वो मेंबर है किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तो उसका जो मेंबरशिप है उसको सीज कर दिया जाता है। ठीक है, उसको वहीं बंद कर दिया जाता है, वो गवर्नर की पोस्ट पे आ जाता है। तो उसके बाद टेन्योर की बात करें तो देखिए जो उसका कार्यकाल, हिंदी में कहें उसे कार्यकाल, जो उसका कार्यकाल हो या टेन्योर होगा वो 5 साल का होता है। ठीक है, और वो अपने पोस्ट को तब तक और रख सकता है अगर उसका प्रेसिडेंट ना उसे हटाए। ठीक है, उसका प्रेसिडेंट अगर उसे नहीं हटाता तो वो उसको वहीं तक रह सकता है। और देखिए अगर वो रिज़ाइन कर रहा है, मतलब अपनी जो उसकी रिटायरमेंट से पहले, वो उसके टेंडर खत्म होने से पहले अगर वो रिज़ाइन कर रहा है तो जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है वो भी प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को सबमिट करता है। ठीक है, और हमें एक ये चीज़ भी याद रखनी है, जब तक कोई और आपका गवर्नर नहीं बन जाता, जैसे इसका कार्यकाल खत्म हो गया और गवर्नर कोई और नहीं बना है, तो ये तब तक के लिए यही गवर्नर रहेगा जब तक कोई और नहीं आ जाता। ठीक है, उसके बाद देखिए एम्यूलमेंट्स, अगर एम्यूलमेंट्स की बात करें तो इसको एक अलग से रेंट फ्री रेसिडेंस मिलता है जिसको हम राजभवन कहते हैं।
ठीक है, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, अलग अलग चीज़ें इसको लॉ के हिसाब से मिलती हैं गवर्नर को। ओके, सॉरी थोड़ा सा बस कोल्ड हो गया है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत आ रही है और कल मैं भीग चुका हूँ बारिश में, तो कोल्ड हो गया है। उसके बाद वो बात करें हम पावर, पोजीशन एंड रोल की। देखिए, पावर एंड फंक्शन आर द गवर्नर ऑफ द गवर्नर आर कैटेगराइज्ड अंडर टू हेड्स नेमली, ठीक है। एक होता है एज द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हमारा गवर्नर, ठीक है। इसके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियली एज वेल एज पार्डन पावर भी होती हैं। देखिए, ये जो पावर्स होती है ना, एग्जीक्यूटिव पावर्स, ये सिर्फ थोड़ी नॉर्मली सिर्फ शो करने के लिए होती है, नहीं तो जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है ना, वो चीफ मिनिस्टर के पास ज़्यादा होती है। क्योंकि ये क्या है, सिर्फ बिल को पास कर सकता है गवर्नर, मंजूरी दे सकता है किसी चीज़ को, पर रिप्रेजेंट करने का पूरा काम कौन करते हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर, उनकी स्टेट ऑफ काउंसिल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंट कौन करता है? हमारा गवर्नर करता है। जैसी पावर हमारी बिल्कुल प्रेसिडेंट के पास होती है, बिल्कुल सेम पावर्स यही होती है स्टेट के लिए गवर्नर के पास, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स की हम बात करें, ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन द स्टेट्स आर कैरिड ऑन द नेम ऑफ द गवर्नर। देखिए, बिल्कुल वही सेम चीज़ जो हमने प्रेसिडेंट के लिए पढ़ी थी कि सारे जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होंगे वो सब गवर्नर के नाम पे किए जाएंगे। ही और सी अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड हर एडवाइस। देखिए, जैसे प्रेसिडेंट चीफ प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट को चुनता था, ऐसे ही बिल्कुल यही हमारा है। ये चीफ मिनिस्टर और उसके जितने भी अपॉइंट मेंबर होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनको चुनेगा। ही एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमॉन्ग द मिनिस्टर। पोर्टफोलियोज को यही चुनेगा, ठीक है, एलोकेट करता है। ही और सी अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल। देखिए, एडवोकेट जनरल को ये चुनेगा, जैसे हमारे यहाँ कंट्री में अटॉर्नी जनरल होता है, ऐसे ही स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो स्टेट पब्लिक यूपीपीएससी होता है आपका, जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको कौन चुनता है? हमारा चेयरमैन को, और मेंबर्स को गवर्नर चुनता है। ही और सी हैज़ द पावर टू अपॉइंट जजेस ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है। देखिए, जितने भी कोर्ट होते हैं, सिटी कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट को नहीं, ठीक है। हाई कोर्ट के जज को कौन चुनता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर अगर अदर जजेस की हम बात करें तो उनको कौन चुनता है? हमारा गवर्नर। ही और सी इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड। देखिए, उसको क्या है, कंसल्ट किया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट उससे पूछता है अगर वो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है तो। वाइल डिस्चार्जिंग ऑल हिज हर फंक्शन एज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट, गवर्नर लाइक द प्रेसिडेंट इज एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। देखिए, अगर उसको डिस्चार्ज किया जाता है या करा जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल गवर्नर को प्रेसिडेंट की तरह ही उसको एडवाइस लेनी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ठीक है, और हेड जो हमारा चीफ मिनिस्टर है उससे। तो ये आपको ध्यान रखना है अगर उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो। अब लेजिस्लेटिव पावर की बात करें हम, उसकी कानूनी पावर जो होती है, तो लेजिस्लेटिव पावर क्या है? देखिए, उसकी जैसी उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, ठीक है, जो स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के द्वारा उसे दी गई है, तो वो क्या है हमारी? द गवर्नर समॉन्स एंड प्रोरोग्स द स्टेट लेजिस्लेटर। देखिए, जो गवर्नर है बिल्कुल वही जैसे जो हमारी लेजिस्लेचर है उसको समन भी कर सकता है, ठीक है, उसको मतलब सीधी सीधी बात, उसको कभी भी वो कैसे भी कहीं भी बुला सकता है, उसको मीटिंग रखवा सकता है, ठीक है। ही सी कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। देखिए, हमारा प्रेसिडेंट क्या था? पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। ऐसे क्या है, हमारा गवर्नर भी लेजिस्लेटिव असेंबली को कर सकता है। ही और सी में एड्रेस द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। देखिए, हमारा प्रेसिडेंट एड्रेस करता था सेशन को, ऐसे हमारा गवर्नर भी एड्रेस करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। ही कैन सेंड मैसेज टू आइदर ऑफ द बोथ हाउस। देखिए, बिल्कुल वही प्रेसिडेंट वाले बिल्कुल रूल्स हैं यार, कि प्रेसिडेंट किसी भी हाउस को मैसेज भेज सकता है तो ये भी भेज सकता है। ही और सी में नॉमिनेट वन मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन। देखिए, वो भी नॉमिनेट करता था, ये भी नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियन को लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद है ही और सी नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इफ द काउंसिल एग्जिस्ट इन ए स्टेट। देखिए, अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, तो क्या होता है, तो उसके लगभग 1/6 पार्ट को हमारा गवर्नर अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, अगर किसी स्टेट में आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? द एसेंट ऑफ द गवर्नर इज नेसेसरी फॉर अ बिल टू बिकम ए लॉ।
देखिए जैसे हमारे प्रेसिडेंट का एसेंट ज़रूरी था किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए, ऐसे ही स्टेट में गवर्नर का एसेंट ज़रूरी होता है। ही और सी मे गिव हिज एसेंट टू द बिल इन विच द बिल बिकम्स अ लॉ। देखिए वो किसी बिल को दे सकता है एसेंट अगर उसे लॉ बनाना है। ही कैन विद हेल्ड द एसेंट इन विच केस द बिल फॉल्स टू बिकम ए लॉ। देखिए वो किसी बिल को हेल्ड कर सकता है अगर बिल फेल हो जाता है किसी लॉ को बनने में। सी और ही कैन रिटर्न द बिल विद हिज मैसेज टू द स्टेट लेजिस्लेटर इफ इट पासेज द बिल in its original shape again or in a modified form. The governor has to give assent to the bill. देखिए वो क्या है, बिल को रिटर्न कर सकता है। अगर उसने बिल को रिटर्न कर दिया उसके बाद दोबारा अगर जो मॉडिफाइड जो हमारी लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा उसी बिल को भेज दिया वापस गवर्नर के पास, चाहे वो मॉडिफाइड हो चाहे वो ओरिजिनल शेप हो, उसे बिल को पास करना ही पड़ेगा। सी और ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए वो बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट से बात करने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट तो भैया हेड होता है तो उससे तो बात करेगा ही। द गवर्नर ऑल्सो हैज़ द पावर टू इशू द ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। देखिए अगर स्टेट लेजिस्लेचर हमारी सेशन में नहीं है तो वो ऑर्डिनेंस पास करके किसी भी जगह पे कोई भी नेक्स्ट सेक्शन बुलवा सकता है या फिर लॉ को बना सकता है। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटर। देखिए मनी बिल किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यसभा वगैरह में जो मतलब स्टेट की लेजिस्लेचर होती है, असेंबली होती हैं, उनमें नहीं आ सकता। ठीक है। द एनुअल एंड सप्लीमेंट्री बजट आर इंट्रोड्यूस। देखिए जो एनुअल आपका बजट होता है, जो आपका फाइनेंशियल बजट होता है, वो आपका आ सकता है, जैसे हमारा अलग अलग स्टेट्स का, यूपी का, इन सब का आता है। पावर ऑफ बार्डन की अगर मैं बात करूँ तो उसके पास लोगों की जो कोई भी पनिशमेंट होती है उसको सस्पेंड करना, रिमिट करना, कम्यूट करना, इन सब की पावर हमारे गवर्नर के पास होती है। अब डिस्क्रिशनरी पावर। देखिए डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर लाइक गवर्नर आर एक्सरसाइज ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है। वो सीधे कह रहा है कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर होती है गवर्नर की, ठीक है, वो एक्सरसाइज मतलब काम आती हैं कब, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेड ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो हमारा चीफ मिनिस्टर है, वो अगर एडवाइस करते हैं, ठीक है, तब वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये आपको याद रखना है। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस दैट गवर्नर कैन एक्ट विदाउट द एडवाइस। देखिए अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो वो अकेले काम कर सकता है। तो वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, वो स्पेशल वक्त कब होता है, व्हेन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर देयर आर इज ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। देखिए अगर उसको एडवाइस दी गई है, ठीक है, और वो एडवाइस हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो गवर्नर अकेले बिना किसी रिपोर्ट कर सकता है। पहले तो करेगा हमारे राष्ट्रपति को, और उसके बाद अगर राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे देता है तो वो बिना एडवाइस के कुछ भी कर सकता है। ठीक है। व्हेन द गवर्नर में रिजर्व ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई बिल उसने रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए, तो वो बिना किसी स्टेट काउंसिल या फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के उस बिल को पास या फेल कर सकता है। ठीक है। देखिए अब आपका आता है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की बात करें, देखिए चीफ मिनिस्टर हमारा एक रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है हमारा किसी स्टेट का, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है हमारी कंट्री का। ठीक है। उसकी अपॉइंटमेंट की बात करें तो देखिए आर्टिकल 164, ठीक है, आर्टिकल 164 में आपका चीफ मिनिस्टर के बारे में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 164 ओनली सेज दैट द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो आर्टिकल 164 में दिया गया है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करता है। ठीक है। कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं दिया गया है। गवर्नर में हैव टू एक्सरसाइज हिज इंडिविजुअल जजमेंट इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटेड ऑफ द चीफ मिनिस्टर व्हेन द चीफ मिनिस्टर इन ऑफिस डाई सडनली देयर नो ऑब्वियस सक्सेसर। देखिए अगर मान लीजिए गवर्नर आपका कार्यकाल के अंदर है और उसकी डेथ हो जाती है बाय चांस, और कोई और गवर्नर नहीं अभी बन पा रहा है, तो चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है उसकी पोस्ट को संभालने की, और सारी गवर्नर की पावर उसके पास में आ जाती हैं। ठीक है। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट ए पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही इज अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है। तो देखिए जो संविधान है उसको ज़रूरत नहीं है
उस आदमी की मेजॉरिटी पहले प्रूव करवाने की, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले। लेकिन अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, उसके बाद गवर्नर के सामने उसे अपनी मेजॉरिटी पेश करनी पड़ेगी, ठीक है। ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर। कोई मेंबर जो है, अगर वो हमारा लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका मेंबर नहीं है, तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है सिर्फ 6 महीने के लिए, और उन 6 महीने में उसे स्टेट लेजिस्लेचर में सेलेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसकी सीट उससे ले ली जाएगी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर मे बी मेंबर ऑफ एनी 2 ऑफ द हाउस स्टेट लेजिस्लेचर। यूजुअली चीफ मिनिस्टर हैव बीन, देखिए तो ये क्या कह रहा है कि जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर होता है वो किसी भी हाउस से हो सकता है, या तो हमारा वो लेजिस्लेटिव असेंबली से हो सकता है या फिर लेजिस्लेचर काउंसिल से भी हो सकता है, ठीक है। लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों ये होते हैं। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी लोअर हाउस कहलाती है और अपर हाउस क्या कहलाता है आपका, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और देखिए वो दोनों, ज़्यादातर जो हमारा चीफ मिनिस्टर होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली या मतलब लोअर हाउस से चुना जाता है, जैसे हमारा लोकसभा और राज्यसभा वाला काम है, बिल्कुल वैसे ही। बस कभी कभार क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हमारा चीफ मिनिस्टर चुन लिया जाता है। अब ओथ, टर्म और सैलरी की बात करें हम, तो बिफोर द चीफ मिनिस्टर एंटर हिज ऑफिस द गवर्नर एडमिनिस्ट, देखिए गवर्नर उसकी ओथ या कहें तो शपथ दिलवाता है, ठीक है। अब शपथ में देखिए वही सारी बातें होती हैं जो प्राइम मिनिस्टर व प्रेसिडेंट बोलते हैं कि टू बियर ट्रुथ, फेथ एंड एलिगेंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं संविधान के प्रति एकदम फेथफुल रहूँगा, ठीक है। कंट्री की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी बना के रखूँगा, अपनी ड्यूटी और अपनी बाकी चीज़ों को एकदम फेथफुली निभाऊंगा, डू राइट ऑल मैनर पीपल अकॉर्डेंस विद द संविधान के अकॉर्डिंग ही सारे फैसले और ये सब लूँगा। तो ये सब बातें वो कहता है, ठीक है। द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज़ नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। देखिए जब तक आपका गवर्नर है तब तक वो अपनी सीट पर रह सकता है, मतलब गवर्नर तो 5 साल की रह सकता है। तो मेनली देखिए ओरिजिनली उसका जो टाइम होता है वो 5 साल का होता है, पर अगर गवर्नर चाहे तो उसके टाइम को बढ़ा सकता है, पर उसके लिए पहले उसे चुनाव जीतना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर का टाइम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। पर अगर गवर्नर चाहे तो वो उसे हटा भी सकता है। देखिए बाई चांस गवर्नर बदल गया और गवर्नर की अगर पटरी नहीं खा रही है तो गवर्नर प्रेसिडेंट से बात करके उसकी जो सरकार है उसको डिसॉल्व भी कर सकता है। However, this does not mean that the governor can dismiss him at any time. He cannot be dismissed by the governor as long as he enjoys the majority support by the legislative assembly. But if he loses the confidence of the assembly, he must resign. The governor can dismiss him. ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि अगर कोई आपका चीफ मिनिस्टर है वो उसे अभी ऐसे नहीं हटा सकता कि सीधे लिया और हटा दिया, उसको पहले प्रेसिडेंट से बात करनी पड़ेगी, साथ ही साथ उसे लेजिस्लेटिव असेंबली की मेजॉरिटी भी देखनी पड़ेगी कि वो चीफ मिनिस्टर के साथ है या नहीं। अगर नहीं है तो वो उसे ईजिली हटा सकता है, उसे रिज़ाइन देना पड़ जाएगा और अपना रिज़ाइन वो गवर्नर को देगा। द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए जितनी भी आपकी सैलरी और अलाउंसेज होते हैं वो कौन तय करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसकी सैलरीज ज़्यादा पूछी नहीं जाएंगी। पावर और फंक्शन की बात करूँ, द पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड, ठीक है। देखिए कई सारी पावर्स हैं उसके पास, जैसे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ की पावर की बात करूँ तो एक गवर्नर अपॉइंट्स ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर सिर्फ उन्हीं को मिनिस्टर्स बना सकता है जिनको चीफ मिनिस्टर चाहेगा बनवाना, ठीक है। सेकेंड, ही एलोकेट्स द रीसफल द पोर्टफोलियोज अमॉन्ग मिनिस्टर्स। देखिए गवर्नर एलोकेट कर देगा, पर उससे पहले क्या है, चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है उन पोर्टफोलियोज को एलोकेट और रीसफल करने की, ठीक। उसके बाद ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम, ठीक है। देखिए वो किसी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकता है, साथ ही साथ गवर्नर से भी कह सकता है कि उसे डिसमिस कर सकते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन। देखिए वो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो वो जो चाहे वो अपना डिसीजन अपने ओपिनियन में दिलवा सकता है, उसके पास पावर होती है। ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। वही देखिए गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है सारे जो एक्टिविटी होती है मिनिस्टर्स की उन सबको, ठीक है। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स एंड कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर बाय द रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। देखिए वो क्या, अगर कोलैप्स हो जाती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, और रिजाइन दे देती है ऑफिस से, तो सिंस द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
हिज रेजिग्नेशन और डेथ ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए अगर आपका चीफ मिनिस्टर रिज़ाइन दे देता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पूरी काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है इन द रिलेशन ऑफ द गवर्नर। देखिए गवर्नर के साथ अब कैसे रिलेशन है उसके। ही इज़ द प्रिंसिपल चैनल ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखिए अगर गवर्नर को कुछ बात करनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तो उसका बीच का सिर्फ एक ही जरिया चीफ मिनिस्टर। इट कम्युनिकेट द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन। देखिए अगर गवर्नर को किसी भी स्टेट के सारे डिसीजन लेने हैं, ठीक है, कोई भी आपके पॉलिटिकल अफेयर्स हुए या स्टेटस के जो आप स्टेट के प्रपोजल्स हुए, उसके लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर की एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आपका टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज अ गवर्नर मे कॉल फॉर एंड। ठीक है, देखिए अगर कोई गवर्नर ने कोई डिसीजन दे दिया तो उसको फर्निश करने का काम, उसको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। इफ द गवर्नर सो रिक्वायर्स टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर टू विच ए डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय ए मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। देखिए अगर मान लीजिए गवर्नर को डिसीजन ले लिया और बाई चांस अगर वो स्टेट ऑफ काउंसिल को पसंद नहीं आया, ठीक है, तो क्या होगा? तो इनके पास पावर होती है कि हाँ यार गवर्नर की जो डिसीजन है उसको हम अपनी मेजॉरिटी के साथ कंसिडर नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए ही एडवाइज द गवर्नर विद रिगार्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। देखिए और यही हमारा चीफ मिनिस्टर जी एडवाइस करता है एडवोकेट जनरल को, चेयरमैन को, मेंबर्स जितने भी मेंबर होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, उन सबको कौन एडवाइस करता है? चीफ मिनिस्टर। अब मैं बात करता हूँ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कि स्टेट लेजिस्लेचर के साथ कैसा रिश्ता होता है। इन द रिलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर द चीफ मिनिस्टर एंजॉयज द फॉलोइंग पावर एज द लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, ही एडवाइजेज द गवर्नर विद रिगार्ड ऑफ द समोनिंग एंड प्रोगोगिंग। ठीक है, देखिए वो सीधी बात है, आपको ये गवर्नर को एडवाइस दे सकता है कि सीजन को समन करना है या नहीं करना है, स्टेट लेजिस्लेचर को कैसे चलाना है, उसके बारे में एडवाइस यही देता है। He can recommend the dissolution of the legislative assembly of the governor at any time। देखिए इसकी रिकमेंडेशन से, चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से गवर्नर कभी भी डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। और ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और यही सारी पॉलिसीज़ को अनाउंस करता है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर। उसके बाद देखिए अदर पावर और फंक्शन की बात करूँ, कुछ और भी एक्स्ट्रा पावर होती है और कुछ फंक्शन होती है। पहला, ये चेयरमैन होता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड का, जैसे हमारे यहाँ कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होता है नीति आयोग का, ऐसे ही हमारा स्टेट प्लानिंग बोर्ड का कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ही एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय रोटेशन होल्डिंग ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट ए टाइम। देखिए ये वाइस चेयरमैन की पोस्ट पर रहता है, कहाँ पर? जो जोनल काउंसिल होती है उन पे। ही इज़ ए मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल होती है, मतलब दूसरी स्टेट्स के साथ जो हमारी काउंसिल्स बनती हैं या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनती हैं उसका ये मेंबर होता है। ही इज़ द चीफ स्पोकमैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए जैसे कंट्री का चीफ स्पोकमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ऐसे स्टेट का कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। ही इज़ द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल। ठीक है, अगर देखिए कोई क्राइसिस आती है तो मैनेजर कौन होगा उसको पॉलिटिकली लेवल को संभालने का? हमारा चीफ मिनिस्टर। एज अ लीडर ऑफ द स्टेट्स ही मीट वेरियस सेक्शन, ठीक है, ऑफ द पीपल एंड रिसीव्स मेमोरेंडा फ्रॉम द रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम एंड सो ऑन। देखिए अगर ये हम इसे लीडर कह सकते हैं स्टेट का, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं पीपल्स को या कोई मेमोरेंडा बनता है तो उसको सबको कौन हैंडल करेगा? हमारा चीफ मिनिस्टर। ही इज़ ए पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। जितनी भी देखिए पॉलिटिकल सर्विसेज होती हैं हमारी, उन सब का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। देखिए अब लास्ट में आता है आपका रिलेशनशिप विद द गवर्नर। देखिए गवर्नर की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 163 व आर्टिकल 164, ठीक है, आर्टिकल 167, ये सब आपको बताता है। देखिए अगर बात करें आर्टिकल 163 की, तो देयर शैल बी काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर द चीफ मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द एड। तो ये सब बता रहा है कि देखिए हमारे यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, एक उसका हेड होगा जो चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है।
जो एडवाइस करेगा गवर्नर को सारे फंक्शंस के बारे में, साथ ही साथ जितने भी कुछ भी और हमारे एक्सरसाइज या फंक्शंस होंगे उन सबको डिस्क्रिप्शन भी यही करेगा। उसके बाद आता है आर्टिकल 164, जिसमें हमारा बताता है कि हमारा चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर। ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 164 में द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लस, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए जो इसकी सारी पावर्स होती है सब मैं आपको बता चुका हूँ। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, 167 में क्या क्या ड्यूटी होंगी चीफ मिनिस्टर की ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए ये आर्टिकल्स हैं जो हमारे चीफ मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं। पहला 163 है, 164, 166 और 167 है। ठीक है, ये बिल्कुल वही सब है जो मैं आपको भी ऊपर बताए थे पूरी डिटेल में, और उन्हीं को शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया 163 में, 164 में, 166 में और 167 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए, और पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।